I'll start with my introduction first. मेरा नाम अनिमेश मिश्रा है and I have secured All India rank 428 in CSE 2025 examination. और ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था और मैंने अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में अपने प्रीवियस अटेम्प्ट से मैंने तीन मेंस लिखा है और मैंने 2 इंटरव्यूज़ भी दिया हुआ है और इस बार मैंने फाइनली अपना नाम लिस्ट में मेरे आया है। तो ये सेशन का इंटेंशन एसेंशियली यही है कि मैं चाहूँगा कि मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस रहा है मेरे 4 साल का कॉलेज के बाद से ही मैं अपना शेयर करूँ और आपको जो भी क्वेरीज़ है आपका, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू से रिलेटेड हो या जनरल क्वेरी हो प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो वो भी मैं लूँगा। तो इस इंटरेक्शन का एसेंशियली स्ट्रक्चर ये रहेगा कि मैं पहले आधा घंटा दूँगा, अपना कुछ व्यूज़ को बताऊँगा अपना कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मैंने किस तरीके से अप्रोच किया और उसके बाद जब आपका कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो मैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा, जैसे कि ज़्यादा लोगों का हेल्प हो सके। तो विद दिस आई विल स्टार्ट। तो बेसिकली मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है आईआईटी गुवाहाटी से। मैं 2021 का ग्रेजुएट हूँ। सिविल इंजीनियरिंग में मैंने मेजर किया है और माइनर मेरा कंप्यूटर साइंस में था और उसके बाद से फिर मैंने सिविल सर्विस का प्रिपरेशन डायरेक्टली शुरू कर दिया था और मैंने 4 अटेम्प्ट्स दिए हैं और 2 इंटरव्यूज़ भी दिए हैं और इस साल मेरा सिलेक्शन हुआ। तो पहली बात मैं अपना आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई ग्रैटिट्यूड कि सक्सेस इज़ नॉट ऑलवेज इंडिविजुअल एफर्ट का फंक्शन, इट्स ऑलवेज अ कलेक्टिव आउटकम। तो मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे मेंटर्स जो मेरे साथ रहे हैं इस जर्नी में और जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और जिन्होंने मुझ पर भरोसा रखा, तो आई थिंक उनका ज़्यादा रोल रहा है कंपेयर टू एफर्ट सब लोग देते हैं, लेकिन दीज आर द determinants that actually sort of make the difference. So I would like to extend my gratitude to them कि I'm here because I have that kind of support system that enabled me to work to my fullest और उससे मेरे outcomes आए। उसके अलावा सो बेसिकली मैं पहले स्टार्ट करूँगा तीनों स्टेजेस से, तो प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू के बारे में बात करूँगा और फिर कुछ जनरल जो क्वेरीज रहती हैं एस्पिरेंट्स की, उन पर भी मैं डिस्कशन करूँगा और उसके बाद फिर अगर आपको कोई क्वेरी है स्पेसिफिकली कोई स्टेट से रिलेटेड, तो मैं उस पर डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो क्वेरीज जो भी आपके हैं वो अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, वो मैं लास्ट में लूँगा और अपनी क्वेरीज को आप लास्ट के लिए रखिएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं प्रीलिम्स स्टेज के बारे में। तो प्रीलिम्स का स्टेज यूजुअली बहुत रैंडम माना जाता है कि इसमें आंसर कीज़ में वेरिएशंस होते हैं और एट द सेम टाइम लोगों का कट ऑफ से हमेशा 2-3 मार्क्स नीचे रह जाता है और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग रिपीटेड अटेम्प्ट्स देते हैं लेकिन उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है। तो आई वाज लकी ऑन दिस पार्ट कि मेरा प्रीलिम्स हमेशा अच्छे खासे मार्जिन से क्लियर हुआ है। इस साल का मार्कशीट मेरा नहीं आया है, लेकिन इस बार भी मैंने अच्छे खासे मार्जिन से क्वालिफाई किया था प्रीलिम्स। ऑलमोस्ट 30-35 मार्क्स का मार्जिन मेरा रहता है मिनिमम। तो और ये मल्टीपल टाइम्स हो चुका है, तो मैंने अपने चैनल पे भी इस चीज़ को शेयर किया है, अपने स्कोर कार्ड को। तो तो बेसिकली मेरे प्रीलिम्स का क्या स्ट्रैटेजी रहा है, तो पहली बात ये कि इसमें मेरा I have emphasized a lot on my static part, right? Which is again a very common thing which everybody knows कि मतलब you have to focus on static. Static includes पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी में मैंने मृणाल का फॉलो किया था, जोग्राफी में एनसीईआरटीज 11th क्लास की एनसीईआरटीज जो फिजिकल जोग्राफी है और जो इंडिया जोग्राफी वाला जो पार्ट है, उसके बाद इन्वायरमेंट में शंकर, उसके बाद आपका साइंस एंड टेक में मैंने विजन का 2 साल का जो पीटी 365 है उसको मैंने फॉलो किया था और उसके साथ साथ मैंने कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली जो प्रीलिम्स में यूज़फुल होती हैं उनको मैंने डाला था, जैसे कि बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पार्ट पूछा जाता है, सेल बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, डिफेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो यूजुअली कवर नहीं होते हैं, तो उनको पीवाईक्यूज़ के साथ समझ के और उन पे कंटेंट बना के मैंने अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काम किया था। उसके बाद फिर इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, तो उसमें भी बेसिकली आपका जो भी करंट अफेयर्स चल रहा है और जो न्यूज़ चल रहा है, प्लेसेस इन न्यूज़ जो हैं उनको फॉलो करना, वो न्यूज़पेपर्स के थ्रू होता है और एट द एंड ऑफ द डे यू आल्सो हैव टू गो थ्रू द पीटी 365, तो वो चीज़ के साथ आप न्यूज़पेपर को कपल करेंगे और आपका इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पार्ट हो जाता है। तो बेसिकली इन चीज़ों पे अगेन सोर्सेज मेरे बहुत, आप देखेंगे कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, बहुत ही सिंपल मैंने सोर्सेज अपने रखे थे, लेकिन इन सोर्सेज को मैंने बहुत बार रिवाइज किया। बहुत बार का मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं हर साइकिल की बात करूँ तो हर साइकिल में मेरा टारगेट रहता था कि एटलीस्ट
20 से ज़्यादा बार हो जाए। मैंने कभी काउंट नहीं किया अपना नंबर ऑफ रिविजन्स, लेकिन अगर मैं फिर भी कंज़र्वेटिव एस्टिमेट दूँ तो ईज़िली 20 रिविजन्स हो जाते थे। मैं 3 महीना रफ़ली 2 एंड अ हाफ से 3 महीना देता था अपने प्रीलिम्स को। और तो ये रहना ज़रूरी है, मतलब इससे आपका जो स्टैटिक पे कमांड है वो बढ़ जाता है। एंड इट बिकम्स इम्पोर्टेंट क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स में देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस आते हैं जो स्टैटिक, प्योर स्टैटिक है, तो इट इज़ ऑलमोस्ट 25-30 क्वेश्चंस जिसको आपको करेक्ट करना ज़रूरी है, राइट? जैसे हिस्ट्री हो गया फॉर एग्जांपल, हिस्ट्री या फिर आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट जो हो गया, उसमें बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप कॉम्प्लिकेटेड को हटा भी दें, तो सिंपल क्वेश्चंस को आपको ज़रूर सही करना है। उसी तरीके से पॉलिटी में सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमी में बहुत ही बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जो आप सही कर सकते हैं अगर आपने स्टैटिक को अच्छे से पढ़ा है, मृणाल का ही अगर आपने ठीक से देख लिया है, तो आपका जो आउटकम है वो एटलीस्ट जो 30 क्वेश्चंस का जो ट्रांच है, जो आपके प्रीलिम्स में आता है, वो आप उसमें मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं अपने स्कोर्स को। उसके बाद फिर प्रीलिम्स में आता है वो 70 क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं, जो रैंडम होते हैं, सो कॉल्ड रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, या जो थोड़े से अलग क्वेश्चंस होते हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाए। तो उसके लिए फिर स्ट्रैटेजी मेरी ये रहती थी कि उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, उसके टेम्पलेट को देखिए कि किस तरीके से यूपीएससी अपने ट्रैप्स को सेट कर रहा है और किस तरीके से वो लोग क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहे हैं। जैसे कॉमन कुछ चीज़ें हैं, जैसे नंबर्स यूजुअली, आई विल अंडरलाइन, यूजुअली गलत होते हैं। उसी तरीके से आपके एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स यूजुअली गलत होते हैं। उसी तरीके से अगर स्टेटमेंट बहुत लंबा है और उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, तो द लाइक्लीहुड ऑफ दैट स्टेटमेंट बीइंग रॉन्ग इज़ रिलेटिवली हाई, राइट? तो अब इन चीज़ों पे थोड़ा-सा देखेंगे, और ये सारी चीज़ें आपको आएँगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, और आप देखेंगे कि किस तरीके से यूपीएससी सेट कर रहा है क्वेश्चंस को। क्योंकि उनका एक टेम्पलेट है, उनका एक पैटर्न है जो कंसिस्टेंट रहा है पिछले 10 साल से, अगर आप देखेंगे 10 साल क्या उससे पहले भी कंसिस्टेंट रहा है। तो उसको अगर आप समझ लेते हैं, तो एटलीस्ट आप यूपीएससी के लॉजिक को समझेंगे कि किस तरीके से यूपीएससी अपने क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा है और वो कहाँ पे वो ट्रैप्स सेट करेगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन मेरा प्रीलिम्स में ये था कि यूजुअली जो प्रीलिम्स में जो एक बहुत बड़ा दिक्कत आती है लोगों को, वो ये कि वो लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं अपने आंसर्स को मार्क करते वक्त। तो उन्होंने पढ़ा सब कुछ है, उनको लॉजिक भी पता है, उनको सब पता है कि ट्रैप्स क्या क्या होते हैं मोस्टली, लेकिन एग्जाम के टाइम पे वो एसेंशियली उस टाइम पे प्रेशर की कंडीशन में अपने लॉजिक पे भरोसा नहीं करते हैं और वो ओवर थिंक करना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट निट पिकिंग, दे क्विबल ओवर स्मॉल थिंग्स, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो क्वेश्चंस उनके सही हो सकते थे वो भी उनसे गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर अगेन दे एंड अप स्कोरिंग सब ऑप्टिमली। तो उसके लिए भी वही अगेन इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रीइंफोर्स होंगे। एट द सेम टाइम आपको कॉन्फिडेंस आएगा एमसीक्यू सॉल्व करने में भी। तो जैसे मेरा जो स्ट्रैटेजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर था कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करता था। तो उसका पार्ट ऑफ द रीज़न वाज़ कि मेरे बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए थे, तो मैं बोर भी हो जाता था रिवीजन करते-करते। तो मैं यूजुअली टेस्ट्स के थ्रू रिवीजन करने की कोशिश करता था। तो लेकिन मैं हमेशा एम्फसाइज़ करता था कि मैं जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ, चाहे मैं कितना भी अटेम्प्ट दे दिया हूँ, आई विल नेवर टेक माय अटेम्प्ट फॉर ग्रांटेड। और जितना भी मेरा स्कोर रहा हो पिछले अटेम्प्ट में, मैं हमेशा एक फ्रेश तरीके से शुरू करता था और हमेशा इंश्योर करता था कि मैं अपना जो मेरा जो अप्रोच है वो प्रैक्टिस सेंट्रिक रहे। प्रैक्टिस से होगा ये कि मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा, और अल्टीमेटली आपकी नॉलेज का ये गेम नहीं है। इट इज़ अ गेम ऑफ हाउ आर यू एबल टू परफॉर्म इन दैट 2 आवर्स और 2 + 2 आवर्स में। और उसके लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट आप प्रैक्टिस करें, अपने को सिमुलेट करिए उस सिचुएशन में बार-बार। और जब आप बार-बार सिमुलेट करेंगे तो एग्ज़ाम के दिन में आप प्रेशराइज़्ड फील नहीं करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, एंड फाइनली यू विल बी एबल टू परफॉर्म इन अ गुड वे, राइट? लेकिन प्रैक्टिस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रैक्टिस में मैंने यूजुअली 50 प्लस, मान लीजिए आप 50 से 60 एमसीक्यूज़ डेली मैंने सॉल्व करने का रखा था, और ये रिलिजियसली मैं फॉलो करता था 3 महीने के लिए। उससे हुआ ये कि मैं पहली बार मेरा सब सिलेबस कवरेज काफ़ी अच्छे से हो गया, मेरा जो कॉन्सेप्ट्स है वो काफ़ी अच्छे से रीइंफोर्स हो गए। एट द सेम टाइम आई वाज़ आल्सो एबल टू एंश्योर कि आई वाज़ कॉन्फिडेंट व्हाइल आई वाज़ अटेम्प्टिंग माय पेपर। सो इवन इफ देयर इज़ अ क्वेश्चन वेयर आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई विल स्टिल मार्क इट एंड मूव ऑन। आई विल नॉट क्विबल ओवर इट। और बहुत बार ऐसे होता है कि दोज़ रैंडम गेसेस आल्सो एंड अप बीइंग करेक्ट, राइट? सो वो मेरे साथ वो लक के थ्रू नहीं आता है, वो प्रैक्टिस के थ्रू आता है। और वो प्रैक्टिस आपको तभी आएगा जब आप जो वो आप वो इंट्यूशन आपका तभी डेवलप होगा, वो कॉन्फिडेंस तभी डेवलप होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस पे काफ़ी फोकस करिए। आपका नॉलेज एक पार्ट है ज़रूर, आई डू नॉट डिनाई इट, नॉलेज इज़ इंपॉर्टेंट, लेकिन आपका वो फंक्शनल जो नॉलेज है, जो आप इंट्यूशन के बेसिस पे, लॉजिकल गेसिंग के बेसिस पे, कम इन्फॉर्मेशन के साथ भी आप किस तरीके से लैटरल थिंकिंग करके आप अराइव करते हैं आंसर पे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो तभी आएगा जब आप अपना प्रैक्टिस करेंगे। उसके अलावा सीसैट पे अगर बात करूँ तो सीसैट के लिए क्योंकि मैं इंजीनियर था और मेरा क्वांट्स और लॉजिकल रीजनिंग पे ग्रिप रिलेटिवली अच्छा रहा है। मैंने कैट का एग्ज़ाम भी दिया है, उसमें भी मेरे अच्छे परसेंटाइल रहे हैं। तो मुझे बहुत दिक्कत सीसैट में स्पेसिफिकली कभी नहीं रहा।
लेकिन अगर आपको सीसैट के लिए दिक्कत होती है, मान लीजिए कि आप कट ऑफ से नीचे आ रहा है, या फिर आपका क्लियर कट ऑफ नहीं हुआ है पिछली बार, या फिर आपका कॉन्फिडेंस आपको नहीं है, तो उसको अगेन 3 पिलर्स में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है? कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट हो गया आपका। कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में रिगार्डलेस ऑफ कि आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या फिर आपका ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है, उसमें आपकी एक्यूरेसी 80% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगेन वो भी तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ को अगर आप देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन में किस तरीके से वो लोग सेट करते हैं क्वेश्चंस को, अगेन एक पैटर्न है। यूपीएससी का एक बहुत सेट पैटर्न है क्वेश्चंस को सेट करने का, कॉम्प्रिहेंशंस को बनाने का। तो वो भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो क्या किस तरीके से वो लोग उसको अप्रोच कर रहे हैं। और अगेन आपको मॉक्स देने की जरूरत नहीं है इसमें। आप सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन को अगर यूपीएससी का ही देखेंगे तो दैट इज मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द ट्रैप्स दैट यूपीएससी इज पुटिंग इन एंड हाउ टू आइडेंटिफाई दोस ट्रैप्स, ठीक है? तो अब वो आपके खुद के एफर्ट से होगा, वो मैं बता नहीं सकता आपको ऐसे। वो जब आप खुद बैठेंगे पेन पेपर्स के साथ, सोचेंगे उसके बारे में, तभी जाके आप फाइनली उसका आपको खुद इंट्यूशन डेवलप होगा, आप खुद समझने की कोशिश करेंगे, आपको खुद मसल मेमोरी आपकी स्ट्रांग होगी, और उसके थ्रू फिर आपका परफॉर्मेंस आपको कॉम्प्रिहेंशन में अच्छा दिखेगा। क्वांट में प्रैक्टिस के बेसिस पे होगा। क्वांट में भी आप डू नॉट गो फॉर 100% सिलेबस कवरेज, क्योंकि वो इट इज़ नॉट अ गुड वे टू गो अबाउट इट, राइट? आप कोशिश करिए कि आप कुछ एरियाज जो आपको लग रहा है कि ईजी है, आप कर सकते हैं, और आपको लगता है कि एग्जाम के प्रेशराइज्ड कंडीशन में भी आप सॉल्व कर पाएंगे, उनको आप आइडेंटिफाई करिए और उन पे आप फोकस करिए, ठीक है? यूपीएससी अगेन आप देखिएगा पिछले 5-10 साल में यूपीएससी कुछ एरियाज पे ही फोकस करता है। नंबर सिस्टम्स हो गया आपका, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, उसके अलावा और कुछ एरियाज में आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जैसे कि अलजेब्रा पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ज्योमेट्री पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके, तो टाइम एंड डिस्टेंस पे बहुत क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो उनको आप थोड़ा सा कम प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। आप सारे टॉपिक्स को इक्वल प्रायोरिटी मत दीजिए, उन एरियाज को देखिए जो ईजी है, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं प्रेशराइज्ड कंडीशन में, और उन पे ज़्यादा फोकस करिए। लॉजिकल रीजनिंग का भी वही चीज़ है, कुछ स्पेसिफिक टाइप के पजल्स होते हैं और लॉजिकल क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, उनको भी उसमें बहुत मैथ इन्वॉल्व नहीं होता है, उसमें सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग आपकी देखी जाती है। तो उसको भी अगर आपको लगता है कि आप उसमें आपका फोटे है, तो आप उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, और उसके थ्रू फिर आपका आप उसको आइडेंटिफाई, द पॉइंट इज यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट ऑन दैट कि मतलब कौन से एरियाज हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग में। उसके बाद सीसैट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी क्या है। ये फाइनली आपको प्रेशराइज्ड कंडीशन में मैथ के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। तो मैं यूजुअली ये करता था कि मैं पहले सीसैट के कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को कवर कर लेता था 35 से 40 मिनट्स के अंदर, और जो बच गया टाइम है उसमें मैं इंश्योर करता था कि मैं अपना एसेंशियली मैं एसेंशियली इंश्योर करूँ कि जो बच गया टाइम है उसमें मैं फिर अपना मैथ का और जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है उसको मैं फिर फोकस करूँ, राइट? तो उससे होता ये है कि आप जब 30-35 मिनट्स में खत्म कर लेते हैं जो आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, तो देन यू आर एट ईज कि अच्छा ठीक है, मेरा जो मेजर चंक है, इजी वाला पार्ट है, वो कंप्लीट हो गया है, एंड देन आई कैन शिफ्ट टू आपका ये जो रिलेटिवली डिफिकल्ट वाला पार्ट है, मैथ वाला पार्ट है, उसमें आप टाइम दे सकते हैं, आप पेशेंटली उसको सॉल्व कर सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वेश्चंस को जो इजी है, जो डिफिकल्ट है, और उसके बेसिस पे फिर यू कैन गो अबाउट गोइंग सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो इस फॉर्मेट को आप फॉलो कर सकते हैं इफ यू थिंक यू आर स्ट्रगलिंग विद टाइम मैनेजमेंट वाला इशू, ठीक है? और इसमें भी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आई वुड हाईली एडवाइज यू कि आप डेली एटलीस्ट 1 घंटा इस टाइम से दें अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं, और आप अपने मैथ को मैथ स्पेसिफिकली मैथ्स और जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है उस पर आप जरूर फोकस करिए, ठीक है? मेंस की बात की जाए, अगर मेंस में क्या करना होता है, तो मेंस में अगेन मेरा प्रिपरेशन यूजुअली इंटीग्रेटेड रहता था, तो मैंने कभी भी मेंस प्रीलिम्स को बहुत ज़्यादा सेग्रीगेट एज सच नहीं किया कि प्रीलिम्स को अलग रखेंगे, मेंस को अलग रखेंगे। तो मेरा मेंस में भी बहुत सारे नोट्स ओवरलैप कर जाते थे। तो जैसे मेंस में भी लक्ष्मीकांत वाज माय सोर्स फॉर पॉलिटी। उसके बाद फिर लक्ष्मीकांत के साथ आई यूज्ड पीटी 3 मेंस 365 जो आता है विजन का, और मैं उनका मंथली मैगजीन ही पढ़ता था। तो मैं एक्चुअली मंथली मैगजीन को प्रायोरिटाइज करता था ओवर जो उनका कंपाइलेशन आता है। उससे होता ये है कि आपको एक और ऑर्गेनिक अंडरस्टैंडिंग मिलता है टॉपिक का, और उसमें और डिटेल में समझाया जाता है, तो आपको और अच्छा डिटेल में समझ में आता है कि वो टॉपिक के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या उसका कॉन्टेक्स्ट था, और वो फिर आपके लिए ज़्यादा आपको ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग जो मेंस के लिए ज़रूरी है वो मिलता है। उसके अलावा फिर जहाँ तक मैं इकोनॉमी की बात करूँ, तो इकोनॉमी में मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे। अगेन उसके लिए भी सिलेबस को मैंने देखा, और सिलेबस के बेसिस पे मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये पॉइंटर्स हैं, और उन पॉइंटर्स के बेसिस पे मैंने फिर अपने नोट्स बनाए थे। उसी के साथ साथ फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी ने एक बार पूछा था जीडीपी कैलकुलेशन पर, उसका कंपैरिजन पूछा था। तो मेरे हिसाब मैंने ये इंट्यूशन डेवलप किया कि चलो जीडीपी पे सवाल अगर आ चुका है तो इन्फ्लेशन पे भी सवाल पूछ सकता है कि इन्फ्लेशन कैलकुलेशन पे क्या डिफरेंसेस हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट कैलकुलेशन में क्या डिफरेंसेस हैं,
पुराने और नए वाले में। तो ये आपका तभी डेवलप होगा जब आप खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे और उसको सोचने की कोशिश करेंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन आया है, इसके बेसिस पे आगे क्या-क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, और वो आपके प्रैक्टिस के थ्रू आएँगे और थोड़ा-सा आपका सब्जेक्ट नॉलेज उसमें इन्वॉल्व होगा। उसी की तरह फिर आपका एनवायरनमेंट में मैंने बेसिकली अपने ही नोट्स बनाए थे, और उसके लिए भी शंकर का मैंने फॉलो किया था, प्लस मैंने जो भी रिकरेंट एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे आपका एनर्जी वाला एक एरिया हो गया, अनकन्वेंशनल एनर्जी के जो सोर्सेज हो गए, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के जो सोर्सेज होते हैं, उस पे सवाल बनते हैं आपके। आपके बनते हैं क्वेश्चंस, लेजिस्लेशन पे सवाल बन सकते हैं आपके। उसके बाद आपका EIA जो है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पे कभी-कभी सवाल बनते हैं, वो एक सिलेबस का पॉइंटर भी है, तो उस पे आपको नोट्स बनाने ज़रूरी है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको सिलेबस का जो पॉइंटर्स दिया हुआ है, उस पे आपको नोट्स बनाना ज़रूरी है, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखकर उस पे भी नोट्स बनाना ज़रूरी है। तो बोथ ऑफ देम आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो उसके बाद फिर अगर मैं बात करूँ साइंस एंड टेक की, तो साइंस एंड टेक में भी अगेन मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे, पॉइंटर्स सिलेबस के देखकर, उसके बेसिस पे रिसर्च करके, और उसके रिसर्च और प्लस उसको कपल मैंने किया था मेंस 365 हो गया, या जो भी ऑनलाइन अवेलेबल मटेरियल है या न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं उनके थ्रू। तो अगेन बहुत ही ऑर्गेनिक था, कोई मैंने सिंगल सोर्स को यूज़ नहीं किया था। उसी की तरह आर्ट एंड कल्चर में मैंने फिर यूज़ किया था आपका ये जो आपका नितिन सिंघानिया की किताब है, उसको मैंने किया था। कपल्ड विद दैट मैंने कुछ किंगडम्स हैं, उनके बारे में भी स्पेसिफिकली नोट्स बना के रखे हुए थे। जैसे पाला किंगडम हो गया आपका, राष्ट्रकूटाज़ हो गया, गुर्जर प्रतिहाराज़ हो गए आपके, मौर्याज़, गुप्ताज़, और फिर सोलंकीज़, ये सारे जो आपके मेजर एम्पायर्स हैं, उन पर जो किंगडम्स रहे हैं, उन पर मैंने अपना एक-एक पेज का नोट बना के रखा हुआ था। विजयनगर पे था, राष्ट्रकूटाज़ पे था आपका, ठीक है? तो बेसिकली यूपीएससी 2 तरीके से सवाल बनाता है इसमें। एक तो हो गया कि वो आपको वो किंगडम दे देगा, कि जैसे विजयनगर के बारे में आपको पूछेगा, चोलास के बारे में पूछेगा आपको, और आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उसके आर्किटेक्चर या फिर उसके आर्ट एंड कल्चर में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। या फिर यूपीएससी आपको एक ब्रॉडर थीम दे देगा, कि जैसे कि आपको टेम्पल आर्किटेक्चर पे सवाल आएगा, या फिर स्कल्पचर्स इन टेम्पल्स पे सवाल आएगा, और उसको फिर आपको इलैबोरेट करना पड़ेगा। तो ईदर वेज आपको यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, और ईदर वेज के लिए आपको नितिन सिंघानिया इज गुड टू अंडरस्टैंड द ब्रॉड थीम्स, पेंटिंग्स हो गया, आर्ट कल्चर हो गया आपका, स्कल्पचर्स हो गए आपके, भक्ति सूफी वाला जो मूवमेंट हो गया उसके बारे में हो गया, और सो फोर्थ एंड सो ऑन। उसके अलावा आपको किंगडम वाइज भी देखना जो नितिन सिंघानिया में नहीं है, और उसके लिए मैंने अपने खुद के नोट्स बना के रखे हुए थे, ठीक है? इसके थ्रू फिर मेरा आर्ट एंड कल्चर का कंप्लीट हुआ। फिर आपको मॉडर्न हिस्ट्री में देखा जाए तो फिर मैंने स्पेक्ट्रम यूज़ किया था। उसमें भी फिर देयर आर सर्टेन एरियाज जो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यूपीएससी इज कॉन्स्टेंटली आस्किंग। जैसे गवर्नर जनरल्स पे सवाल यूपीएससी ने बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है? तो ऐसे आपको लॉर्ड डलहौजी हो गया आपके, विलियम बेंटिंक हो गया आपका, ठीक है? फिर आपका वॉरेन हेस्टिंग्स हो गया। इनके बारे में आपको एटलीस्ट एक पेज, आधा पेज का आपको बेसिकली नोट्स बना के रखना चाहिए कि उनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं, क्योंकि उस पे सवाल बन सकते हैं। वैसे ही पर्सनैलिटीज़ पे कुछ सवाल बन सकते हैं। तो पर्सनैलिटीज़ पे अगर सवाल बनते हैं आपके, तो अगेन मेजर पर्सनैलिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लीजिए। गांधी जी तो हैं ही, टैगोर हो गए आपके, तिलक हो गए आपके, गोखले हो गए आपके, नेहरू हो गए, पटेल हो गए। ऐसी 10-12 प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, उन पे अगेन आधा-आधा पेज के नोट्स बना लीजिए। ये कैसे आइडेंटिफाई किया मैंने? क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगी, ये सारे स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन होते हैं। लेकिन यूपीएससी को अगर आप देखें तो यूपीएससी क्वेश्चंस बना रहा है इस पे, ठीक है? और इसको फिर आपको एड्रेस करना है, तो आपको इन स्पेसिफिक पॉइंटर्स पे एक-एक पेज का या आधा-आधा पेज का नोट्स बना के रखना चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से फिर आपको मेंस का ओवरऑल अप्रोच करना है। जहाँ तक एथिक्स की बात है, तो एथिक्स में भी मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे। मैंने सारे टॉपिक्स में अगर आप देखेंगे तो मैंने अपने खुद के ही नोट्स बनाए। मैंने किसी कंपाइलेशन का एज़ सच यूज़ नहीं किया, बिना उसकी इन्फॉर्मेशन को मैंने डाला अपने नोट्स में, लेकिन मेरे सारे नोट्स खुद के बनाए हुए थे। सोसाइटी में देखा जाए तो सोसाइटी के भी मैंने नोट्स खुद ही बनाए थे, सोशल जस्टिस के भी नोट्स मैंने अपने खुद ही बनाए थे। अगेन सारे सोर्सेज़ डिवर्सिफाइड थे, तो मैंने कोचिंग के मटेरियल को यूज़ किया, मैंने इंटरनेट के वीडियोज़ को यूज़ किया, मैंने खुद गूगल सर्च किया, और इसके थ्रू ऑर्गेनिकली वो मेरे नोट्स सारे बने थे। कोई मैंने क्लास का एज़ सच यूज़ नहीं किया था इन नोट्स को बनाने के लिए, सारे मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स थे। उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं, उसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको आप डाल सकते हैं। तो मेरा बेसिकली आईपैड पे नोट्स बनाया करता था मैं, और उनको फिर मैं अपने उसमें ऐड कर लेता था। तो उससे होता ये था कि जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे नया मिल रहा है वो मैं ईज़िली ऐड करके एनोटेट करके उसको डाल देता था। तो इसके थ्रू फिर मेरा पेपर 1, 2, 3 जो है उसके नोट्स मेरे प्रिपेयर्ड हुए थे। उसके अलावा एथिक्स की बात की जाए तो एथिक्स में भी फिर अगेन मैंने बताया कि एथिक्स में मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर, जो टॉपिक्स हैं उनको देखकर, और फिर एग्जांपल्स कलेक्ट करके। बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स ऑलमोस्ट हर वैल्यू के लिए मैंने ऑलमोस्ट 10 एग्जांपल्स अलग-अलग स्फीयर से मैंने कलेक्ट किए। कुछ ओवरलैप भी कर सकते हैं और कुछ डिस्क्रीट भी हो सकते हैं। और उसके थ्रू एसेंशियली आई वांटेड टू एंश्योर कि रिगार्डलेस ऑफ कि कोई भी वैल्यू पूछा जाए, मेरे पास एग्जांपल्स रहें डिवर्सिफाइड सोर्सेज़ के,
तो ये सिविल सर्वेंट्स होंगे, ये स्पोर्ट्स पर्सन्स होंगे, ये प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ होंगे, ये महाभारत और गीता से भी आप इसको ले सकते हैं, आप इसको हमारी हिस्ट्री से ले सकते हैं, हिस्ट्री में जो भी आपको कोई प्रोमिनेंट फिगर मिलता है, आप कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। तो इसके थ्रू बेसिकली आपका वैल्यू कवर हो गया, आपके उसके एग्जाम्पल्स कवर हो गए, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डायमेंशंस कवर हो गए। तो कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लगता है कि पूछा जा रहा है और वो आपके नोट्स में नहीं है, तो आप उसको डाल दीजिए और उसके थ्रू अगेन उसी प्रोसेस के थ्रू, उसी इटरेटिव प्रोसेस के थ्रू आपका जो पूरा नोट्स है वो और ज़्यादा जो कंटेम्प्रेरी रिक्वायरमेंट्स है उसको वो पूरा करेगा, ठीक है। इसके अलावा ऐसे के लिए तो ऐसे मेरे स्कोर्स उतने अच्छे नहीं रहे थे कभी, तो मैं उसमें बहुत एडवाइस आपको नहीं दूंगा, सिवाय इसके कि आपको हर हफ्ते एटलीस्ट मेंस के टाइम पे ऐसे लिखने का प्रैक्टिस करना चाहिए। हर हफ्ते आपको लिखना चाहिए। अगर आपने जस्ट शुरू किया है तो बी पेशेंट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी का रिक्वायरमेंट क्या है इन टर्म्स ऑफ ऐसे, और आप उसको पूरा करने की कोशिश करिए। तो आप ये जनरल ऐसे नहीं है जो आप लिख रहे हैं किसी जनरल ऑडियंस के लिए, आप यूपीएससी के लिए स्पेसिफिकली लिख रहे हैं। देयरफॉर यूपीएससी का भी कुछ रिक्वायरमेंट है जो आपको पूरा करना है, और उसके लिए सिलेबस को देखिए, सिलेबस क्या बोल रहा है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एक अच्छे ऐसे के, तो उसको आप देखिए और उसको आप फिर फॉलो करने की कोशिश करिए। बहुत इलेबोरेशन ऐसे में ज़रूरी नहीं होता है, बहुत कंसाइज राइटिंग को वैल्यू किया जाता है। क्रिएटिव राइटिंग होना जितना रहेगा उतना अच्छा रहता है। एनालिटिकल होना चाहिए ऐसे, और वन डिमेंशनल नहीं होना चाहिए ऐसे। तो इन बेसिक चीज़ों पर आप फोकस करते हैं और खासकर इनिशियल स्टेजेस में आप हैं, तो अगर आप उसको बहुत आराम से पेशेंस के साथ बिना रश किए हुए आप फोकस करेंगे, तो ऐसे में मैंने जो देखा है वो है कि ऑर्गेनिक राइटिंग को बहुत प्रायोरिटाइज किया जाता है। जब आप फ्रेश, आप पहली बार जब लिखते हैं ऐसे को, तो वो जो फ्रेशनेस होता है ऐसे में, उसको यूपीएससी एक्चुअली वैल्यू करता है। और जो बहुत ही ज़्यादा जो स्टैंडर्डाइज्ड राइटिंग होता है, जो कोचिंग्स के थ्रू फॉलो होता है, उसको यूपीएससी यूजुअली डजंट लाइक, राइट। और उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो आपका नेचुरल फ्लेयर है लिखने का, उसको आप ट्राई करिए कि आप उसको निखारिए और उसको ही आप पॉलिश करें। आप जो कोचिंग वाले बताते हैं या जो जनरल ट्रेंड फॉलो होता है कि इस तरीके से ही लिखना चाहिए, उसको आप फॉलो नहीं भी करेंगे, तो ऐसे में मैंने देखा है कि लोगों को एक्चुअली जो क्रिएटिव राइटिंग है उसको एक्चुअली काफ़ी प्रायोरिटाइज किया जाता है और ज़्यादा मार्क्स उन लोगों को मिलते हैं। और फर्स्ट टाइम जो लिखता है ऐसे, उसको भी ज़्यादा प्रायोरिटाइज, उसको भी ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि उनकी राइटिंग में एक रॉनेस होता है, एक फ्रेशनेस होता है। तो उस फ्रेशनेस को आप प्रिजर्व करने की कोशिश करिएगा। डू नॉट ट्राई टू बिकम लाइक अदर्स। तो टॉपर्स कॉपी उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है, लेकिन टॉपर्स को आप ब्लाइंडली कॉपी मत करिएगा, उनके राइटिंग स्टाइल को कॉपी मत करिएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है एज फार एज मेंस इज कंसर्न। उसके अलावा ऑप्शनल की बात की जाए तो मेरा ऑप्शनल पॉल साइंस था। तो पॉल साइंस में फिर मैंने वही शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स को यूज़ किया था, और उसके साथ साथ मैंने वैल्यू एडिशन अपने हिसाब से किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर। और इसमें भी अगेन इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम दीजिए अपने ऑप्शनल को। ऑप्शनल को चूज़ करने में भी टाइम देना है आपको, और एट द सेम टाइम आपको ऑप्शनल पे इन जनरल भी टाइम देना है, क्योंकि ऑप्शनली इज़ द वन ऑफ द सब्जेक्ट जो आपका मेक और ब्रेक कर सकता है। और उससे होगा ये कि अगर आपने ऑप्शनल को ठीक से प्रिपेयर नहीं किया, तो आपके ऑप्शनल कैन बिकम द रीज़न कि आपका यू मे एंड अप नॉट गेटिंग इनटू द लिस्ट। क्योंकि फाइनली अगर आप सारे लोगों के मार्क्स देखेंगे तो ऑप्शनल हैज़ बिकम अ वेरी बिग डिटर्मिनेंट कि किसका रैंक क्या आता है और कौन लिस्ट में आता है। तो देयर इज अ लिमिट टू विच जनरल स्टडीज और ऐसे और इंटरव्यू कैन हेल्प यू प्रोपेल योर मार्क्स। ऑप्शनल में अगर आपने समझ लिया कि क्या सब्जेक्ट के एसेंस है, तो यू कैन एक्चुअली स्कोर वेरी हाई एंड यू कैन स्कोर हाई कंसिस्टेंटली, राइट। तो ऑप्शनल का चॉइस इंपॉर्टेंट है कि आपने कौन सा ऑप्शनल चूज किया है, और उसके साथ टाइम स्पेंड करना इंपॉर्टेंट है। उसके जो ओरिजिनल एकेडमिक वर्क्स हैं उनको पढ़ना जरूरी है, उस पर आपको प्रीवियस से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उस पर एक पैटर्न होता है, एक स्टैंडर्ड एक पैटर्न होता है जिसमें यूपीएससी चाहता है कि आप आंसर करें, और जो सेट पैटर्न, जैसे यूपीएससी की बात की जाए अगर, तो पॉल साइंस के पेपर्स में पैराग्राफ राइटिंग को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है। तो अगर कोई पैराग्राफ में लिखता है तो यूजुअली वी हैव सीन कि ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं उनको। तो सारे ऑप्शन के एक तरीके होते हैं लिखने के, तो उसको आइडेंटिफाई करना आपको ज़रूरी है, और उसके साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। जितना आप ऑप्शनल के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, इट इज़ अ रिवॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम एज वेल, ठीक है। तो उसको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखिए। ये मत देखिए कि अभी कौन से ऑप्शनल को ज़्यादा मार्क्स मिल रहा है, किस ऑप्शनल को कम मार्क्स मिल रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत डायनेमिक होती हैं। तो ये डायनेमिक होती हैं, तो इसकी वजह से होगा ये कि ये इवॉल्व कर जाएंगे, और जब तक आप दे रहे हैं तब तक हो सकता है कि ट्रेंड बहुत अलग हो जाए। तो वो पैरामीटर इज़ नॉट अ वेरी गुड वे टू सॉर्ट ऑफ अप्रोच ऑप्शनल। रादर गो फॉर जो भी आपको लगता है कि आपको इंटरेस्ट आता है और आप उसमें टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और आपको लगता है कि इन जनरल लोग फॉलो कर रहे हैं इसको, लोग का सिलेक्शन हो रहा है, इस पर कंटेंट अवेलेबल है, गाइडेंस अवेलेबल है। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर आपको वो ऑप्शन आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन टाइम स्पेंड करना उसमें बहुत ज़रूरी है, टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है, उस पर अपना जो रिगर इम्पोर्टेंट चाहिए उस ऑप्शन को मास्टर करने के लिए, वो ज़रूरी है। आप इसको रश नहीं कर सकते हैं कि 3 महीने में ख़त्म कर दिए, 2 महीने में ख़त्म कर दिए, तो फिर वो बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि आपका फाउंडेशन वीक है। और अगर फाउंडेशन वीक हो गया तो आप जितना भी कोशिश करें वैल्यू एडिशन करने की, आपका स्कोर जो है वो इंक्रीज़
एक पॉइंट के बियॉन्ड नहीं करेगा। तो टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है ऑप्शनल में। ये वाला जो पीरियड है, खासकर जो अभी शुरू किया है अपना प्रिपरेशन, अपना ऑप्शनल को आप ट्राई करिए कि जितना ज़्यादा आप उसको मास्टर कर सकें और जितना ज़्यादा ग्रिप बना सकें, वो आपका एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी होना चाहिए एज़ फार एज़ ऑप्शनल इज़ कंसर्न। तो कोई भी जो डिटेल्ड क्वेश्चन अगर है किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड, वो मैं एंड में लूँगा। मैं आपको जनरल अभी पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ अपने प्रिपरेशन का। फिर आता है इंटरव्यू राउंड। तो इंटरव्यू में इट हैज़ बीन स्पेसिफिकली रिवॉर्डिंग फॉर मी, क्योंकि मैं 2 बार इंटरव्यू दिया और दोनों बार मेरे स्कोर्स, पहली बार मेरा 199 मार्क्स था और मेरा बोर्ड था आर.एन. चौबे सर का, और दूसरी बार मेरा 201 स्कोर था और इस बार बोर्ड था मेरा सुजाता चतुर्वेदी मैम का। तो दोनों बार मुझे मतलब डिसेंट स्कोर मिला हुआ है। तो आई थिंक इंटरव्यू में भी लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू रैंडम होता है और इंटरव्यू में जैसे बोर्ड के विम्स एंड फैंसीज पे डिपेंड करता है, लेकिन आई डोंट थिंक दैट इज एब्सोल्युटली मतलब करेक्ट, मतलब कि असेसमेंट ऑफ इंटरव्यू राउंड। आई डू अग्री कि इंटरव्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, एंड इफ यू सॉर्ट ऑफ लुक एट इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट मार्क्स जो आपको मिल रहे हैं, पर यूनिट टाइम आपको जो मार्क्स मिल रहे हैं, वो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा है। मतलब 275 मार्क्स इज एट स्टेक फॉर हाफ एन आवर, compared to mains round जहाँ पे 250 marks is at stake for 3 hours, right? So every minute therefore becomes important in interview, कि आपका हर मिनट हर सेकंड आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपने आंसर्स को डाल रहे हैं, कि आप अपना बेस्ट वर्जन दे पा रहे हैं वहाँ या नहीं दे पा रहे हैं। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस और उस पर सीरियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। होता ये है कि बहुत लोगों को ये लगता है कि इंटरव्यू में बस आप चले जाओगे आपको मार्क्स मिल जाएगा, या आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जा रहा है, तो पर्सनैलिटी तो चेंज नहीं हो सकती। आई एग्री कि पर्सनैलिटी आप चेंज नहीं कर सकते अपनी, लेकिन आप अपने पर्सनैलिटी को पॉलिश करके जो बेस्ट वर्जन है आपकी पर्सनैलिटी का, उसको ज़रूर रिफ्लेक्ट कर सकते हो। और वो करने के लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है, आपको टाइम देना ज़रूरी है और आपको सीरियसनेस इंपॉर्टेंट है। तो अगेन पर्सनैलिटी टेस्ट में भी आई यूज़ टू स्पेंड मतलब उतना ही टाइम जितना मैंने प्रीलिम्स के राउंड में मैंने स्पेंड किया था। तो प्रीलिम्स या मेंस के राउंड में जितना मैंने सीरियसनेस दिया था, उतना ही मैंने इंटरव्यू में भी दिया था। मैंने नोट्स बनाए थे अपने, न्यूज़पेपर मैंने 2 पढ़े थे। उसके साथ-साथ मैंने मॉक्स पे काफ़ी फ़ोकस किया। जो भी इनपुट्स मिल रहा था मुझे मॉक इंटरव्यूज़ के टाइम पे, उसको मैंने सीरियसली अपने स्ट्रैटेजी में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की। और उसके साथ-साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो लोग मिस कर जाते हैं इंटरव्यू में, वो ये है कि आपका फाइनली यूपीएससी ने एक सिलेबस दिया हुआ है इंटरव्यू का भी, कि उनको क्या चीज़ें चाहिए कैंडिडेट में, वो नहीं देखते हैं। वो अपना एक सेट नोशन बना के चलते हैं कि ऐसे ही आंसर किया जाएगा, वैसे किया जाएगा, जो भी है मतलब और वो आई थिंक इज़ नॉट द राइट वे टू सॉर्ट ऑफ approach interview. There is a requirement that UPSC wants. For example, they want concise answers. They want to have आप अगर आप बीट अराउंड द बुश करेंगे तो दे विल नॉट लाइक इट। अगर आपसे कुछ पूछा गया है सवाल कि इंडिया की इकोनॉमिक चैलेंजेस को कैसे एड्रेस किया जा सकता है, तो आप उस पे एक थीसिस नहीं देंगे। आप उनको क्लियरली कंसाइज़ तरीके से पॉइंट वाइज़ में कि 1, 2, 3 चैलेंजेस को, ये 3 चैलेंजेस हैं और इन 3 चैलेंजेस को इस तरीके से एड्रेस किया जाएगा। तो अगर ये करते हैं आप, तो ये दिखाता है कि आप क्वेश्चन को सुन रहे हैं और आप क्वेश्चन को बहुत कंसाइज़ली आंसर कर रहे हैं। नॉलेज का ये गेम नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपना डेप्थ ज़रूर दिखाएँ। तो अगर आप कोई आंसर कर रहे हैं तो उसमें आपका डेप्थ ज़रूर देखा जाएगा कि आपने क्या उस सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट इंटरेस्ट लिया है या सिर्फ़ आपने सुपरफिशियल इंटरेस्ट लिया है। तो नॉलेज इज़ ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो नॉलेज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो आपके मैंने जो नोट्स थे अपने, जो मेंस के नोट्स थे, उसको मैंने रिवाइज़ किया था। मैंने अच्छे से सारे डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स जो लोग मेंस के लिए पढ़ते हैं, वो भी मैंने अपने टिप्स पे रखा था कि अगर इन केस मुझे ज़रूरी पड़ गया, तो मैं ज़रूर उसको मैं उनको बताऊँगा कि जैसे कि वो दिखा सके कि मैंने प्रिपेयर किया और मैंने सिंसियरली अपना जो होमवर्क है वो किया हुआ है। एंड दैट इज़ समथिंग दैट रियली अप्रिशिएट। ठीक है, कि अगर वो देखते हैं कि सिंसियरिटी, कि आपने एफर्ट लेकर उस चीज़ को आंसर किया है, तो वो दे यूजुअली लाइक इट। तीसरी चीज़ जो इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट है वो है इंटेग्रिटी, कि आपको जो सवाल पूछा जा रहा है आप उसको ऑनेस्टी के साथ आंसर करें। ऑनेस्टी का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप उसको झूठ बोलेंगे, बट होता ये है कि आपका इंटेलेक्चुअल इनकंसिस्टेंसीज दिखते हैं। आपने एक सवाल में कुछ आंसर किया और दूसरे सवाल में आपने कुछ और ही आंसर कर दिया। ठीक है, जो इंटेलेक्चुअली इनकंसिस्टेंट है, लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है, तो वहाँ पे आपकी इंटेग्रिटी, जो इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी है, उस पर सवाल उठता है। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करिए। और अगर आप ये करते हैं तो इंटरव्यू में आई एग्री कि थोड़ा सा रैंडम होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि क्वेश्चंस किसी भी जगह से पूछा जा सकता है। कभी-कभी डैफ से नहीं पूछा जाता है, कभी करंट अफेयर सेंट्रिक हो जाता है, कभी रैंडम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स कैन बी एड्रेस्ड अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं और आप अपना एफर्ट देते हैं, तो एटलीस्ट आप एक रेंज से ऊपर हमेशा रहेंगे। और मैंने क्योंकि खुद किया हुआ है, उस प्रोसेस को मैंने फॉलो किया है, तो आई नो कि इट इज़ पॉसिबल। अब मैं फाइनली इस चीज़ को मैं रैप अप करूँगा अपना कि जो जर्नी का पूरा मेरा ओवरव्यू है। और मैं बस एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूँगा कि देखो होता ये है कि ये जर्नी यूजुअली लंबी होती है।
आप पहले अटेम्प्ट में बहुत रेयरली ऐसा होता है कि लोग क्वालिफाई कर जाएँगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपने अपना एफर्ट दिया है कंसिस्टेंटली और आपने ये इंश्योर किया है कि हर फेलियर से आप सीखते हैं कुछ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं पहली बार मेंस में क्वालिफाई नहीं किया था, तो मैंने फिर इंट्रोस्पेक्ट किया कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं। जैसे मेरे नोट्स ठीक से प्रिपेयर्ड नहीं थे, मैंने रिविज़न ठीक से नहीं किया था, मैंने टेस्ट को एनालाइज़ ठीक से नहीं किया था। तो वो सारी चीज़ें तभी आएँगी जब आप टाइम स्पेंड करेंगे और आप पॉज़िटिवली उसको अप्रोच करेंगे। देखिए इस पूरे प्रोसेस में आपको पॉज़िटिव अप्रोच ज़रूरी है, क्योंकि फाइनली अगर आप नेगेटिवली चीज़ों को देखेंगे तो फेलियर तो आएँगी ही। सब मेजॉरिटी एस्पिरेंट्स पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं करने वाले हैं। इसका मतलब है कि किसी न किसी स्टेज पे आपको हिकअप आएगा ही आएगा। तो उसको पॉज़िटिव स्पिरिट के साथ लेकर उसको आगे बढ़ना इज़ इम्पोर्टेंट। एट द सेम टाइम एक पर्टिकुलर टाइम आपको देना चाहिए इस प्रिपरेशन के लिए, व्हिच मीन्स कि अगर आपने मान के चला कि आप 5 साल देंगे ही इस प्रिपरेशन को, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड अप्रोच। तो यूजुअली 3 अटेम्प्ट आई थिंक इज़ अ गुड टाइम टू सॉर्ट ऑफ स्पेंड फॉर दिस एग्जामिनेशन। अगर आप देखेंगे जितने लोग भी सेलेक्ट होते हैं, तो यूजुअली 2 से 3 अटेम्प्ट या 4 अटेम्प्ट के यही रेंज है जिसमें लोगों का सिलेक्शन होता है। तो आई वुड एडवाइस कि आप इसको इस चीज़ को रखिएगा दिमाग में कि बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट देने के साथ भी आप मत आई जाइएगा। प्लान बी ज़रूर रखिएगा वो। और एट द सेम टाइम जो भी आपका फेलियर्स आ रही है, फेलियर्स आएँगे। चाहे इवन इफ आई डोंट वांट कि आपके साथ ऐसा हो, लेकिन द रियलिटी इज़ कि अ लॉट ऑफ अस विल नॉट सक्सीड इन ऑल द राउंड्स एट वन गो। देयरफॉर फेलियर आने ही वाले हैं और उसमें आप किस तरीके से अपने आप को पुल बैक करते हैं और आप किस तरीके से अपने आप को बेसिकली उससे क्या लर्निंग्स लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। और अगर आप वो करते हैं तो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट अ वेरी एज़ सच इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम टू क्रैक, और एवरेज लोग भी क्रैक कर लेते हैं। तो आई डोंट थिंक कि वो बहुत बड़ा आपके लिए इशू होगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, राइट? और वो पॉजिटिव अप्रोच इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट योर 4 साल का जो आपका जर्नी है। तो विद दिस आई विल रैप अप माई ओवरव्यू ऑफ माई प्रिपरेशन जर्नी एंड आई विल टेक अप द क्वेश्चन। तो आप अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं। मैं सारा एक एक करके एड्रेस करूंगा, तो किसी का भी क्वेश्चन को मैं मिस नहीं करूंगा। लास्ट 50 डे प्लान फॉर प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन। तो लास्ट 50 डेज का प्लान बेसिकली मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला हुआ है इसको, तो आप उसको वहाँ पे मैंने डिटेल में उसको एक्चुअली एक्सप्लेन किया है कि 50 दिन का क्या प्लान होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो शॉर्टेज ऑफ टाइम भी है। लेकिन मैं जनरल में ये बोलूँगा कि इस टाइम पे आपको पहली चीज़ ये कि रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जो भी पढ़ा है पहले उसको कंसोलिडेट करना ज़्यादा ज़रूरी है, और सोर्सेज अब आप मत बढ़ाइएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है 2 चीज़ों का। पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सब्जेक्ट वाइज जाइए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। उसको आप देखिए कि आपका कंटेंट क्या उस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, और किस तरीके से ट्रैप्स यूपीएससी सेट कर रहा है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। और इस चीज़ में मैं अपने चैनल पे खुद ही बहुत सारा पोस्ट डालता हूँ कि किस तरीके से यूपीएससी लॉजिकल ट्रैप्स डालता है, तो आप उसको भी देख सकते हो और आपको उससे आइडिया मिलेगा। उसके अलावा आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक्स सेक्शनल हो गए या फिर आपके जो फुल लेंथ टेस्ट हो गए, वो आपको देखना ज़रूरी है, और उसके बेसिस पे फिर आपको अपना जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रीइंफोर्स करना कॉन्स्टेंटली ज़रूरी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है कि यहीं पे वो डिफरेंशियल बनना शुरू होता है। दूसरी चीज़ ये कि आपको इस टाइम पे एग्जॉस्शन नहीं करना है। मतलब ये टाइम होता है जब लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो 2-3 महीना दिए हुए रहते हैं और फिर लास्ट के 2 महीने में उनको लगता है कि अब बस हो गया, या फिर वो उतना इंटेंसिटी नहीं रहती है प्रिपरेशन की। तो यहाँ पे इंटेंसिटी अपनी लूज़ नहीं करनी है, आपको कॉन्स्टेंटली और पुश करना है अपने आप को, क्योंकि यही 2 महीने हैं जहाँ पे आपका जो डिफरेंशियल है वो बहुत जल्दी वाइडन अप हो जाता है, और जो आलस करता है इस टाइम पे वो नीचे जाता जाता है। और डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने अच्छा स्कोर किया होगा मॉक्स में, तो मॉक्स के स्कोर्स आर नॉट एट ऑल कोरिलेटेड विद योर एक्चुअल परफॉर्मेंस इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन। और इसके लिए द ओनली थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इसकी आप कॉन्स्टेंटली बस इस पॉइंट पे एफर्ट लीजिए। जो भी लर्निंग्स हैं आपके मॉक्स के थ्रू, कम मार्क्स आ रहे हैं, दैट इज एक्चुअली गुड ऑल्सो, बिकॉज इट गिव्स यू द स्कोप कि आप और लर्न कर सकते हैं। ज़्यादा मार्क्स आने से होता यह है कि आप कंप्लेसेंट हो जाते हैं, और फाइनली कंप्लेसेंसी से की वजह से एक्चुअल एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस कम हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप उसको अपने मार्क्स को बहुत सीरियसली मत लीजिए, रिविजन करते रहिए और प्रीवियस क्वेश्चन को कॉन्स्टेंटली देखते रहिए, और अपना इंटेंसिटी ऑफ प्रिपरेशन को कम मत करिएगा इन 2 महीनों में। अगर आप ये करते हैं तो आई थिंक ये ब्रॉडली मेरा स्ट्रैटेजी है, लेकिन कुछ जो डिटेल्स हैं वो मैंने अपने चैनल पे भी एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। एंड हाउ टू मूव अहेड, ठीक है। आई एम अ 3rd ईयर ऑनर्स स्टूडेंट फ्रॉम हंसराज कॉलेज। आई हैव डाउट इन कॉलेज खत्म होने के बाद घर जाके ऑनलाइन कोचिंग लूँ या फिर ऑफलाइन कोचिंग लूँ। ठीक है, तो ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग, मैंने ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली थी, मैंने ऑनलाइन कुछ क्लासेस ज़रूर किए थे। अनअकैडमी के मैंने कुछ क्लासेस को एनरोल किया था, ये 2021 की बात है।
और मैंने देखे भी थे कुछ क्लासेस को, लेकिन मैंने बहुत रिलीजियसली फॉलो एज सच नहीं किया। तो मैं बोलूँगा कि मेरे लिए तो देखिए ऑनलाइन कोचिंग काम कर गया था, क्योंकि घर पे मेरा एनवायरनमेंट अच्छा था और मुझे पढ़ाई से कोई मतलब मुझे कोई दिक्कत एज सच नहीं होती थी। और मुझे होम सिकनेस का भी इशू है, तो फिर मैं यूजुअली दिल्ली जाके प्रिपरेशन में मेरा बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन नहीं था। और आज के टाइम पे क्योंकि रिसोर्सेज सारे अवेलेबल हो जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऑनलाइन करना भी मेरे हिसाब से एक डिज़ायरेबल ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आपको ऑफलाइन आके वो माहौल जो चाहिए होता है, वो ज़रूरी नहीं है। तो और जो आप आते हैं दिल्ली, तो कॉस्ट आपका बढ़ जाता है, आपका एफर्ट बढ़ जाता है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी होती हैं, खाना हो गया, हेल्थ हो गया, बहुत सारी पेरिफेरल चीज़ों को आपको देखना पड़ता है, जो घर पे आपको नहीं देखना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को देख कर ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको ऑनलाइन कोचिंग लेना है या ऑफलाइन कोचिंग लेना है। ऑफलाइन इज़ मोर एफिशिएंट, लेकिन उसमें वही है कि फ़ील नहीं आता है, तो फ़ील अगर आपको लग रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन टाइम वाइज़ और एफिशिएंसी वाइज़ आई वुड पर्सनली प्रेफ़र कि आप ऑनलाइन कोचिंग ट्राई करिए, अनलेस एंड अंटिल आपके कोई बहुत सिग्निफिकेंट कंस्ट्रेन है आपका घर पे, या फिर आपको सिग्निफिकेंटली जाना है, फिज़िकली आपको प्रेज़ेंट रहना है कहीं पे और उसी के थ्रू आप पढ़ पाते हैं, तब बात अलग है। वरना ऑनलाइन कोचिंग इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड वे टू सॉर्ट ऑफ improve the efficiency of your preparation. Where did you get your motivation from? So again, motivation, I think it is partly कि since you know what is the source of your motivation, in the sense कि आप क्यों इस preparation पे आए हो। और मेरे लिए मोटिवेशन बस इतना ही था कि आई वांटेड कि आई हैव टू गेट इनटू द लिस्ट, ठीक है। आई हैव टू मतलब आई ऑलवेज वांटेड कि दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू जॉब्स जो दैट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व इन अ वेरी डिवर्सिफाइड इन्वायरमेंट, जो शायद ही कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको मिलता है। कॉर्पोरेट में यूजुअली आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है और जो एक सेंस ऑफ आपका जो इम्पैक्ट आप क्रिएट कर सकते हो, वो इट इज़ वेरी रेयर, और वो तभी आएगा जब आप सिविल सर्विस में रहते हो। तो एटलीस्ट मेरे लिए ये मोटिवेशन था कि आई रियली वांट टू हैव अ करियर जहाँ पे मैं वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूँ, और वो चीज़ वही सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है। तो वो एक इंटरनल सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, और आई थिंक कि वो डिफिकल्ट होता है कुछ टाइम पे, लेकिन एट द सेम टाइम वही आपका नॉर्थ स्टार रहेगा जो आपको कॉन्स्टेंटली गाइड करेगा और आपको एक सेंस ऑफ एनर्जी देगा, खासकर आपके डिफिकल्ट टाइम्स पे। उसके बाद है वेयर डिड यू गेट अ मोटिवेशन, ये वाला क्वेश्चन हो गया है। हाउ वाज योर स्ट्रैटेजी, कैसी रहती स्ट्रैटेजी के बारे में तो बता दिया है। एवरेज मार्क्स इन मॉक्स, हाउ टू इम्प्रूव। तो मेरे मार्क्स जो थे मॉक्स में, जैसे मैं अगर फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करूँ, तो मेरे मार्क्स 60s और 50s से शुरू हुए थे जनवरी के टाइम पे। जनवरी से मैंने थोड़ा सा अर्ली शुरू कर दिया था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट पे अपना मॉक्स देना, और उस टाइम पे मेरे जो स्कोर्स थे वो 50-60s में रहते थे। तो ये 200 मार्क्स का मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ। लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जब मैंने थोड़ा सा मैंने समझा कि किस तरीके से यूपीएससी ट्रैप सेट करता है, लॉजिकल रीजनिंग के बारे में समझा, और ये समझा कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, क्योंकि जब आप नॉलेज सेंट्रिक टेस्ट देते हैं, विच इज़ कि आपने कुछ पढ़ा है और आपने फिर एग्जाम देना शुरू किया, और जो क्वेश्चंस आपने नहीं पढ़ा है आप उसको छोड़ दे रहे हो, या आप उसको मार्क गलत, या आप उसको मतलब उस पर कुछ आप नहीं कर रहे हो, और जो पढ़ा है बस उसी को मार्क कर रहे हो, तो वो नॉलेज सेंट्रिक जो अप्रोच था उसको मैंने छोड़ के थोड़ा सा मैंने ये देखा कि सारे क्वेश्चंस इज अ पॉसिबिलिटी टू सॉल्व, एंड देयर इज ऑलवेज सम ट्रैप दैट इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो जब ये माइंडसेट में चेंज आया, और ये मैंने समझा कि इट इज़ नॉट अबाउट नॉलेज, रादर इट इज़ अबाउट हाउ आई अप्रोच। वो अप्रोच वाला जो चीज़ है, वो एग्जीक्यूशन वाला जो चीज़ है, जब मैंने उस पर फोकस करना शुरू किया, और वो आता है आपको प्रैक्टिस के थ्रू, वो आता है आपका जब प्रीवियस से क्वेश्चन आप देखते हो। मैंने बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस भी देखे थे, जैसे कि एक अंशुमान राजहंस सर का है, वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में है, और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है। तो उस पर उन्होंने सारे साल का एवरी प्रीलिम्स फ्रॉम आई थिंक 2018 या 19 से ही उन्होंने डालना शुरू किया था उनका एनालिसिस। तो उसको मैंने देखा जब, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उसको आप एक्चुअली लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू और कॉमन सेंस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो उस अप्रोच को जब मैंने इंटरनलाइज करना शुरू किया, और ये मैंने फरवरी में समझ लिया था, तो उसके बाद से मेरे मॉक्स में भी स्कोर्स धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हुए। और फिर ऑफकोर्स रिविजन जैसे जैसे आपका अच्छा होगा, जैसे जैसे आप ज़्यादा कंटेंट कंसोलिडेशन पे फोकस करेंगे, आप ज़्यादा रिवाइज करेंगे, तो आपके स्कोर्स ग्रेजुअली बढ़ते जाते हैं। लेकिन मुझे अभी याद है कि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे मॉक्स में स्कोर्स 100 से नीचे ही रहते थे हमेशा, और 90s में रहते थे, 80s में रहते थे, लेकिन मेरे एक्चुअल जो स्कोर्स थे वो 125 128 के अराउंड कुछ ऐसे ही मेरा स्कोर रहा था, जो काफ़ी अच्छा स्कोर था। तो वो आया क्योंकि आई डिड नॉट टेक मॉक्स का स्कोर एज अ मैंडेट ऑन माई प्रिपरेशन, कि वो मैंडेट नहीं है कि यही मार्क्स मेरे आएंगे, और मेरे कम स्कोर्स भी थे, लेकिन फाइनली आई वाज एबल टू स्कोर मोर देन अ लॉट ऑफ अदर पीपल जिनके ज़्यादा स्कोर आ रहे थे। तो मॉक्स के स्कोर्स को नहीं देखना है आपको, उससे लर्निंग्स डिराइव करने हैं, और उसके थ्रू ही फिर आपको आगे प्रोसीड करना है। कैन वन प्रिपेयर कैन वन बी प्रिपेयर एट द एज ऑफ 30? हाँ, एज का कोई ऐसा लिमिट नहीं, 32 एज का लिमिट है, तो ऑफकोर्स आप कर सकते हैं अगर आपका मोटिवेशन है, आपको सही में करना है। तो आई डोंट थिंक एज इज़ रियली एन इशू। हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स फॉर मेंस, व्हाट इज द व्हाट टू राइट ऑन नोट्स एंड व्हाट नॉट टू। ठीक है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स को कैसे किया जाए, तो मेरा अप्रोच थोड़ा सा अलग होता था शॉर्ट नोट्स में, कि आई वुड ओनली राइट थिंग्स जो मैं कॉन्स्टेंटली भूल रहा हूँ।
मैं नोट्स में अपने हर चीज़ नहीं डालता था। मैं बस उन्हीं चीज़ों को लिखता था जो मैं बार-बार रिवीजन के बाद भी भूल जाता हूँ। और ये मैंने और मेरे नोट्स बनते थे सिर्फ़ मेंस के टाइम पे। बहुत लोग नोट्स पहले ही बना लेते हैं। लेकिन मेरा ये अप्रोच होता था कि मैं पहले ही सारा रिवीजन कर लूँगा, सब कुछ कर लूँगा और एग्ज़ाम से 1 महीने पहले मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा। वो 1 पेज के नोट्स होंगे, 2-3 पेज के नोट्स होंगे पर सब्जेक्ट और उसमें बस वही सारे टॉपिक्स होंगे जो मैंने वही सारे इन्फॉर्मेशन होगा जो मैं कॉन्स्टेंटली भूल रहा हूँ या मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। मैं एक ब्रॉड फ्रेमवर्क भी बना लेता था सारे सब्जेक्ट्स का या सारे टॉपिक्स का एक ब्रॉड फ्रेमवर्क भी बना लेता था कि ये टॉपिक्स हैं, ये सब टॉपिक्स हैं, लेकिन उसमें मैं कुछ लिखता नहीं था। और उन्हीं इन्फॉर्मेशन को लिखता था जो मैं भूल रहा हूँ बस। तो ये मेरा बहुत ही सिम्प्लीफाइड तरीका था नोट्स बनाने का। मैंने सारी चीज़ों के नोट्स नहीं बनाए। मैंने सब यहाँ तक मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए सारी चीज़ों के और मैंने शॉर्ट नोट्स बस उन्हीं चीज़ों के बनाए जो मैं कॉन्स्टेंटली आई यूज्ड टू फॉरगेट। तो वो एक अप्रोच हो सकता है। बहुत लोग बहुत डिटेल्ड नोट्स बनाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेंस के टाइम पे स्पेसिफिकली आपको ज़रूरी है कि आप उसको कंसोलिडेट करके जैसे कि आप रिवाइज़ कर सकें उसको 4-5 घंटे में एग्ज़ाम से पहले, वो इम्पोर्टेंट होता है। प्रीलिम्स में भी मेरा यही अप्रोच था कि जो चीज़ें मैं भूल जा रहा हूँ, उन्हीं को मैं लिखूँगा अपने फाइनल नोट्स में और एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले मैं उन्हीं को रिवाइज़ करूँगा। तो ये अप्रोच आप फ़ॉलो कर सकते हैं एज़ फार एज़ शॉर्ट नोट्स इज़ कंसर्न्ड। आई एम गेटिंग 30-40 मार्क्स इन एसएफजी। वही क्वेश्चन, मार्क्स इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ योर प्रिपरेशन। आप उससे लर्निंग्स लीजिए, खासकर अगर आप फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में हैं तो मार्क्स कम आते हैं, तो दैट इज नॉट एट ऑल समथिंग दैट यू हैव टू रियली वरी अबाउट। उससे लर्निंग्स का आपको फोकस करना है। टिप्स ऑन फॉर सीडीज। सीडीज का मुझे पता नहीं मतलब क्या होता है सर। मेरा 50-50 वाले प्रीलिम्स क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाते हैं। हाँ ठीक है, तो बेसिकली आपके 50-50 अगर आप पहुंच जा रहे हैं उसके बाद गलत हो रहा है, उसका मतलब ये है कि यू जस्ट हैव टू फाइन ट्यून योर इंट्यूशन वाला पार्ट। इट्स अ वेरी गुड पोजीशन टू बी इन एक्चुअली, और ज़्यादातर लोग उसी में अटके हुए रहते हैं और मैं भी था इसमें ही। तो ऐसा नहीं है कि दिस इज समथिंग विच इज़ लाइक वेरी सीरियस इशू इन योर प्रिपरेशन। आपको बस अब ये करना है कि आप सोचिए कि आपका क्यों गलत हो रहा है और क्या वो लॉजिकल स्टेप था या क्या वो इन्फॉर्मेशन का गैप था जिसकी वजह से आपका वो आंसर आ रहा है, और क्या है जो आपको पता होता तो आपका सही आंसर आ जाता। जब आप उस पे इंट्रोस्पेक्ट करेंगे ना, तो ये अगेन ये 1-2 दिन में नहीं होगा, लेकिन आप 1 महीने ये करिएगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि धीरे-धीरे आपका जो इंट्यूशन का पावर है वो बढ़ जाता है। और इन जनरल आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में 50-50 पे राइट आंसर को मार्क करना इज़ हायर चांस दैन कोचिंग। कोचिंग वाले ज़बरदस्ती गलत-गलत सवाल भी बना देते हैं। गलत सवाल इन द सेंस कि वो आपको जानबूझ के ट्रैप्स देंगे जहाँ पे आप फँस जाओगे। एक्चुअल एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल एग्जाम में अगर आप 50-50 में फँसते हैं, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपका सही भी हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी बहुत ज़बरदस्ती आपके ट्रैप्स सेट नहीं करता है और आपका इंट्यूशन पावर भी तब तक बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, तो यू कैन गेट इट राइट। तो 50-50 अगर है तो कोई इशू नहीं है, आपको अटेम्प्ट भी उन क्वेश्चंस को करना चाहिए। हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन हो चुका है। आई एम स्कोरिंग 67 सिमुलेटर में। अगेन एज आई सेड, मार्क्स इज नॉट अ मैंडेट ऑन योर प्रिपरेशन, ठीक है। मार्क्स आपके कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको बस उससे लर्निंग्स लेने हैं। ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आपको खुश नहीं होना है, कम मार्क्स आ रहे हैं आपको दुखी नहीं होना है। आपको बस उससे लर्निंग्स डिराइव करने हैं, और जब वंस यू डू दैट, आप करते जाएंगे, क्योंकि कम मार्क्स पे आप कुछ कर नहीं सकते। आप तो प्रिपरेशन छोड़ेंगे नहीं, और आप ऐसा भी नहीं है कि आप अटेम्प्ट नहीं देंगे, आपको देना ही है अटेम्प्ट। बस आप ये कर सकते हैं कि आप उससे जो पॉजिटिव चीज़ें आप डिराइव कर सकते हैं, जो लर्निंग्स हो गया, जो कॉमन मिस्टेक्स हो गया, जो कॉमन सेंस वाले, क्या आपने कोई सिली मिस्टेक किया है या कोई कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है जिसको आपने गलत किया है, अगर वो चीज़ें हैं तो आपको यू हैव टू मॉडिफाई दैट एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम दैट। यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू आर गेटिंग रॉन्ग before every mock. You can sort of revise that thing so that at least वो common mistakes जो आप कर रहे हैं, जो pattern वाले mistakes हैं, वो ना हो आपसे। और if you do this again gradually, just like a turtle जो धीरे धीरे कर करके rabbit को beat कर देता है, वैसे ही आप beat कर सकते हैं अगर आपने constantly effort लेते गए आप, और जो गलती आप कर रहे हैं उस पर आप काम करें। तो मार्क्स पे आप ज़्यादा फोकस मत करिएगा। एक क्वेश्चन को काफ़ी रिपीट किया गया, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, व्हाट टू, ये तो मैंने डिस्कस कर दिया है। तो फिर इसके अलावा सर काइंडली से रिलेटिवली अभी मॉक्स में कितने स्कोर। अगेन एज आई सेड, मॉक्स के प्लीज स्कोर्स पे आप मत फोकस करिए। स्कोर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एक्चुअल आउटकम। स्कोर्स का कोई कोई कोरिलेशन नहीं है। जो लोग ज़्यादा स्कोर करते हैं वो ऐसा नहीं कि वो प्रीलिम्स में ज़्यादा स्कोर करेंगे, और स्कोर हाई करने के बहुत तरीके होते हैं। बहुत बार ये होता है कि लोगों के पास क्वेश्चन पेपर भी होते हैं तो वो उसमें स्कोर कर जाते हैं इसीलिए, या फिर लोग बहुत बार ऐसा होता है कि आप 5-6 बार अटेम्प्ट दे चुके, 4-5 अटेम्प्ट दे चुके, तो आपको ज़्यादातर पता होता है क्वेश्चन, क्योंकि कोचिंग वाले भी अपने क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करते हैं, वही क्वेश्चंस को रिसाइकिल करते रहते हैं। तो उससे भी आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चंस क्या आएंगे और आपके मार्क्स आ जाते हैं वहाँ पे। यूपीएससी में ऐसा नहीं होता, इसलिए आप इन चीज़ों पे ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, और आप बस लर्निंग्स पे फोकस करिए कि क्या उससे आप लर्निंग्स डिराइव कर सकते हैं। अपने नोट में हमेशा एक नोटबुक बना कर रखता था सारे सब्जेक्ट्स का। मॉक्स में जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रहा है, जो मुझे लगता है कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको मैं लिख लेता था, और धीरे धीरे कर करके मेरे जो नॉलेज बेस था वो भी बहुत अच्छा होता गया, और मेरे जो मिस्टेक्स है वो मिनिमाइज होते गए। तो आप उसको करिएगा तो आपका हो जाएगा। तो उसमें आप मार्क्स पे फोकस मत करिए प्लीज़। काइंडली से रिलेटिवली कितना सर आई शॉर्ट लिस्ट।
Anthropology and commerce accountancy current so please say in English. So okay, so again, which optional to choose is something that ultimately you have to decide, right? If you are comfortable with anthropology, then go with that. If you think that commerce and accountancy will help you with your, that again, this is a gamble that you have to make. I mean, nobody can actually take a decision for you on behalf of you, right? The only parameter that you have to think of is ki, are you interested in that subject? Second, is that subject reasonably scoring? I'm not saying that it has to be the best performing optional every year, but is it that, can you find toppers who have scored high in that optional and have succeeded, right? So that is the second thing. Third is that, is there a material available for that top subject, right? Is it a very niche optional, or is it an optional? For example, anthropology, most people have content for that. There is no dearth of guidance as far as anthropology is concerned. I'm not sure about commerce and accountancy, so I can't comment on that. But so take these parameters and then decide on whether you will, which option is good for you, right? So I've given you the sort of the framework to sort of think about which option to go for. But finally, the decision is yours to take, right? I can't take the decision on your behalf. Short notes wala point is done. NCRT 11th and 12th reading today. I was solving Vivek Singh 450. ठीक है, macro I'm mostly wrong. What should I do? Again, Vivek Singh 450 is a very good source, by the way. तो अगर आपको static वाला part को reinforce करना है, तो उसमें actually it's a very good source to sort of reinforce your knowledge base. NCRT सॉल्व करके अगर आप विवेक सिंह को सॉल्व करेंगे तो आपका एक्चुअली गलत होगा, क्योंकि विवेक सिंह में बहुत डिफरेंट टाइप का दिया हुआ है. एनसीईआरटी डिफरेंट चीज़ों को फोकस करता है. तो आई थिंक द अप्रोच इज नॉट करेक्ट. आप पहले मृणाल हो गया या कोई जो स्टैंडर्डाइज्ड यूपीएससी रिलेटेड इकोनॉमी के टेक्स्ट बुक्स हैं उनको करने की कोशिश करिए. उसके बाद आप जब विवेक सिंह पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा और आपके ज़्यादा क्वेश्चन सही भी होंगे. बहुत एडवांस नहीं है विवेक सिंह का जो एमसीक्यू 450 वाला जो है, और उससे आप जो लर्निंग्स डिराइव करेंगे वो इंपॉर्टेंट होता है. तो एनसीईआरटी करके जाएंगे तो फिर आपका गलत होगा ही. तो आप जो स्टैंडर्डाइज्ड बुक्स हैं उन पे आप फोकस करिए एंड देन गो फॉर विवेक सिंह, एंड देन यू विल सी द डिफरेंस. Is in 2027 how to make start an NCERT नोट्स. एनसीईआरटी के नोट्स बनाना जरूरी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वो ज्योग्राफी के है तो उसको छोड़ सकते हैं आप. लेकिन उसके अलावा आई डोंट थिंक कि नोट्स इज इंपॉर्टेंट एज फार एज एनसीईआरटी इज कंसर्न. एनसीईआरटी इज एसेंशियल टू मेक यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट वेल. इट इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू मेक नोट्स ऑफ इन जनरल, राइट? अनलेस एंड अनटिल इट्स ज्योग्राफी, जहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है. वहाँ वो दो बुक्स जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है. बट यू डोंट हैव टू मेक नोट्स ऑफ एनसीईआरटी. इट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. इफ यू डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट, एनसीईआरटीज गिव यू दैट, बट यू डोंट हैव टू मेक नोट्स as far as NCERT is concerned, right? रिविजन स्ट्रैटेजी अगेन मेंस के लिए यही होता है कि आपको बार बार अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करना है. तो उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए. आपके जो नोट्स हैं उसी को आपको फोकस करना होगा कि आपके जो नोट्स बने हुए हैं वो इस तरीके से बने हुए हैं कि आप उसको बहुत जल्दी रिवाइज कर पा रहे हैं. और वो तभी आएगा जब आप अपने नोट्स को खुद रिवाइज करेंगे. मतलब ये कि जैसे जब आप जितनी बार आप अपने नोट्स को देखेंगे, यू विल डेवलप अ फोटोग्राफिक मेमोरी, राइट? यू विल गेट द टेक्सचर ऑफ योर नोट्स, यू विल गेट द ज्योग्राफी ऑफ योर नोट्स, मतलब कौन से पेज के बाद क्या आता है और क्या डायग्राम कहाँ बना हुआ है. और वो तभी आएगा जब आप खुद रिवाइज करेंगे. एंड वंस यू डू दैट मल्टीपल टाइम्स, यू विल रियलाइज कि 90% ऑफ द कंटेंट इज इन योर ब्रेन, राइट? इट्स जस्ट दैट यू हैव टू रिफ्रेश इट. 10% content you are forgetting, and for that you can use you can take one page and scribble all the things that you are forgetting after multiple revisions, and use that as a, before any examination, just go through that page, and that is more than enough as far as. And by the way, this works both for prelims as well as for mains, right? Ultimately you have to refresh your memory and you have to ensure that all the content is there in your head, and for that the only thing that is important is make your own notes. Try to compress the number of hours you use for revision, and focus on things that you're forgetting, and make a note of that separately. तो उसको short notes आप बना सकते हो. तो basically your standardized notes and then coupled with short notes, और उसके थ्रू आप करोगे तो आपका revision improve हो जाएगा. revision cycle initially will be very long, right? So but over the course of time, जैसे जैसे आप रिवाइज ज़्यादा करोगे, the revision cycle will reduce. So for example, art and culture, you may take 1 week to revise art and culture, but then if you do it multiple times, you can do it in 1 day as well, right? So you have to come to that point, and that will only come when you do it multiple times, right? And that should be the aim as far as revision is concerned, that you have to compress your revision time as much as you can, so that finally before the examination you are able to cover everything under your syllabus, right? मार्क्स के स्कोर्स पे बात हो चुका है और ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. Did you always study for 10 hours? No, not really. मतलब I used to take break every day. I used to take break every week. Like 1 day का break मैं हमेशा लेता था अपना. तो और ये इसलिए भी था क्योंकि मेरा प्रिपरेशन का जो ड्यूरेशन था वो रिलेटिवली लंबा था. मतलब 3-4 साल मैंने दिया इस प्रिपरेशन में. तो it is not possible to study for every day with the same intensity, right? But the idea is to
do it religiously at least 90% of the time, right? If you do it 90% of the time, it is done. You are in a very good position. So 10 hours is a very good sort of target to have, but it is also a little more over ambitious. And what you have to do is कि आप जो भी आपका टारगेट है, मैं नंबर नहीं बोलूँगा, लेकिन जितना भी आपका टारगेट है डेली प्रिपरेशन का, वो रखिए ज़रूर, और उसको इंटेंसिटी और उसका जो डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम है वो इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। लेकिन इट इज़ ऑल्सो ट्रू कि आप उसको हर दिन फॉलो नहीं कर सकते। सो टेकिंग अ ब्रेक फॉर वन डे इज़ नॉट, या फिर टेकिंग अ ब्रेक फॉर हाफ डे इज़ नॉट अ, इट्स नॉट अ सिन, एंड इट इज़ परफेक्टली ऑलराइट। अगर आपको थोड़ा सा टाइम, यू हैव टू टेक सम टाइम आउट, या आपको बर्नआउट हो रहा है, तो उसमें आप ज़रूर अपने मतलब फोकस करिए। जैसे अभी प्रिपरेशन ये फेज प्रीलिम्स का लास्ट 50 डेज है, तो अगर आपको ब्रेक लेना है 1-2 दिन का, तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद जब आप आएँगे, तो ट्राई करिए कि पूरे फुल इंटेंसिटी के साथ प्रिपेयर करें, और लास्ट तो ये चीज़ होना चाहिए आपको, और वो आपको खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम, टाइम वेस्ट पे फोकस मत करिएगा। कोई ऐसी इर्रेलेवेंट चीज़ें मत करिएगा जो आपका टाइम किल करे। जैसे सोशल मीडिया हो गया, या टीवी देखना हो गया, या फिर ऐसे ही फालतू फ्रेंड्स के साथ बात करना होगा। तो इन सारी चीज़ों पे फोकस मत करिए, बिकॉज़ दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट, और वो आपका टाइम किल भी करेगा, और आपके प्रिपरेशन के भी टाइम पे जब आप पढ़ भी रहे होंगे, तो भी आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो उसको मत करिएगा। अदरवाइज़ इट्स नॉट दैट यू हैव टू स्टडी फॉर 10 आवर्स एवरी सिंगल डे। UPSC English medium. I'm not proficient in English, so should I prepare in Hindi medium? See, language is not a barrier. I think there is enough evidence to support that language is not really a parameter to which sort of determines your selection, right? It is about how much rigor are you able to put in, right? So whether regardless of the medium, I don't think there is any evidence that they prefer English medium over Hindi medium or vice versa, right? So you can choose the medium based on your comfort. उसके बाद रिसोर्सेज मैंने बता दिया है, तो आई थिंक रिसोर्सेज वाला पार्ट इज डन। हाउ टू गेट रिड ऑफ फोमो, लाइक मल्टीपल रिसोर्सेज गाइड। अच्छा ठीक है, तो मल्टीपल रिसोर्सेज का क्या कर सकते हो आप? अगेन मल्टीपल रिसोर्सेज आपके हो सकते हैं, लेकिन फाइनली इट हैज़ टू बॉइल डाउन टू सिंगल पॉइंट। आपको आपकी जो मल्टीपल जो रिसोर्सेज हैं, मान लीजिए कि आपने 2-3 जगहों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो आप, लेकिन फाइनली इट हैज़ टू कंसोलिडेट इनटू वन सिंगुलर सोर्स, राइट? और वो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप फाइनली अपने रिसोर्सेज को, आपके इनिशियल पॉइंट पे हो सकता है कि आप 2-3 बुक्स से पढ़ रहे होंगे, या फिर आप 2-3 जगहों से अपने नोट्स को डिराइव कर रहे होंगे, बट इट हैज़ टू कम डाउन टू वन सिंगुलर नोट, वन सिंगुलर बुक जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं, राइट? तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कंसोलिडेशन इज इंपॉर्टेंट। तो इट इज़ फाइन, अगर कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको एक ही सोर्स देखना है, एक ही सोर्स रह सकता है आपका ब्रॉड, फाइनली वो आपका एक सोर्स होना चाहिए। फाइनली आपके जो सारे नोट्स हैं उनसे इन्फॉर्मेशन डिराइव हो सकते हैं मल्टीपल सोर्सेज से, लेकिन फाइनली इट हैज़ टू कम डाउन टू वन पॉइंट, राइट? और वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपके बुक्स मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन आपका फाइनली जो बुक होगा, जो आप जिसको पढ़ेंगे, वो एक होना चाहिए। तो उस पर आपको फोकस करना ज़रूरी है। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, बेसिकली देखिए, आप न्यूज़पेपर को बेस बनाएंगे अगर रिविजन का, वैल्यू एडिशन का, तो दैट इज़ गुड। मतलब कि आपको जो भी नया कंटेंट चाहिए वो आप न्यूज़पेपर के थ्रू डिराइव कर लीजिए, आप डेली कर भी रहे हैं। उसके बियॉन्ड जो स्टैंडर्डाइज्ड एरियाज़ हैं, जैसे कि टॉपर्स कॉपी हो गया, या फिर जो पीटी 365 हो गया, मेंस 365 हो गया, उनसे जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है आप लिख लीजिए। उसके बियॉन्ड डोंट रश फॉर कि मतलब ये भी मटेरियल ले लें, वो भी मटेरियल ले लें, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारे कोचिंग के मटेरियल ब्रॉडली मैंने देखे हैं, और किसी में भी बहुत ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जो आपको डेफिनेटली सक्सीड करा देगा, क्योंकि सबकी कंटेंट मोर और लेस सेम है, कोई कहीं ज़्यादा है, कोई कहीं कम है। तो दैट इज़ नॉट समथिंग दैट यू हैव टू सॉर्ट ऑफ वरी अबाउट एज सच, कि मतलब कि ये वाला चीज़ पे ज़्यादा मतलब ये वाला कंटेंट ज़्यादा अच्छा है। सारे कंटेंट मोर और लेस सेम है, तो आपको कोई भी उठाओ, उसको रिलीजियसली फॉलो करो, उस पे जो वैल्यूडेशन है वो करो, और फियर ऑफ मिसिंग आउट मत रखो। इट्स साइकोलॉजिकल थिंग, और उस साइकोलॉजिकल थिंग को यू हैव टू एड्रेस योरसेल्फ, तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। व्हाट शुड आई डू विद मृणाल्स लेक्चर्स, बुक्स और स्टैंड? फॉर लेक्चर्स आर गुड। आई थिंक मृणाल के मैंने लेक्चर्स देखे हैं, तो मृणाल के लेक्चर्स आर गुड, और द बुक इज ऑल्सो गुड। लेकिन मैंने उस बुक में सारे पिलर्स को नहीं पढ़ा था, मैंने पहले 4 पिलर्स को पढ़ा था, जो इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, कोर इकोनॉमी वाला जो पार्ट है। तो उनका बैंकिंग फाइनेंस हो गया, उनका जो बेसिक जो बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड हो गया, फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड हो गया। तो ये जो पहले 4-5 पिलर्स हैं, उनको मैंने बस देखा था। बाद की जो चीज़ें हैं उनको मैंने नहीं देखा था, तो उससे आपका सिलेबस भी थोड़ा सा, मतलब आपका जो कंटेंट है वो कम हो जाता है, और बाकी सारी चीज़ें बाकी सब्जेक्ट्स में रिपीट हो जाती हैं। बहुत सारे सोशल जस्टिस के टॉपिक्स को भी उन्होंने डाला हुआ है अपने नोट्स में, तो जो रेलेवेंट नहीं है इकोनॉमी के लिए स्पेसिफिकली, तो आप पहले 4 या 5 जो पिलर्स हैं उनको आप देख सकते हो, और जो बाकी सारी चीज़ें जो इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है उनको आप छोड़ सकते हो, उनको आप बाद में कहीं और किसी और फॉर्मेट में देखोगे, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको मृणाल के नोट्स में ही पढ़ो। As my attempt will be in 2027, I haven't started optional. Will I be means ready as of December? I would be attempt.
आपके पास अभी टाइम है वैसे. बाय द वे, एज फार एज ऑप्शनल इज कंसर्न, आई वुड से कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग राइट नाउ, आपका प्रायोरिटी होना चाहिए टू फिनिश ऑफ योर ऑप्शनल बाय सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, ठीक है. तो एंड मेक योर नोट्स एज वेल एंड रिवाइज इट एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स. सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप ऑप्शनल पे फोकस करिए. डू नॉट प्रायोरिटाइज जनरल स्टडीज ओवर ऑप्शनल किसी भी तरीके से, राइट. आप जो भी कर रहे हैं, यू हैव टू इंश्योर कि दिस इज अ टाइम, स्पेशली इफ यू आर गिविंग द नेक्स्ट अटेम्प्ट, you have to get your optional right in the next 4 to 5 months, right? This is absolutely indispensable, right? So you can't really delay it ki matlab you will do it after means. That is at least 90% of your 80% of your options should be finished off in this year itself. If you, especially if you're aiming for the next year wala exam, your optional, it should be your priority. And if at all you have to compromise general studies, do it, because finally prelims के time पे आप general studies ऐसे भी उसको rigorously cover करोगे, छोटे छोटे चीज़ों को आप देखोगे वहाँ पर, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ cover नहीं होगा. या मेंस के भी टाइम पे आप देख सकते हो जनरल स्टडीज़ का, लेकिन ऑप्शनल को करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि यू प्रायोरिटाइज ऑप्शनल ओवर जनरल स्टडीज़. के लिए प्रिपेयर रिलेटेड. So can you tell me something about exam for Hindi mediums? I have no idea about Hindi medium, so I may not be able to comment on that. Revision strategy, I've already shared my revision strategy. Which coaching should I join for general student? Again, if I can't comment on as far as which coaching is better for foundation. I mean, pick your whichever you are comfortable with in terms of financially as well as in terms of the teachers who are present. So I mean, that is a decision that only you can take. I didn't take GS Foundation or koi coaching, so I may not be the best person to sort of advise you on that. How much time do you invest in current affairs? Good question. So how much time to devote in current affairs? Daily 45 minutes newspaper, वो तो रहता है, ये सब लोग पढ़ते हैं. 45 minutes से 1 घंटा newspaper रहता है. उसके अलावा I used to devote half an hour extra for MCQ practice, especially for prelims का period. तो उसमें होता है ये कि वो जो current affairs वाला चीज़ है वो that gets reinforced. तो questions के through that those concepts get reinforced and therefore I am able to sort of cover that थिंग वेल, ठीक है. तो वो होना चाहिए और ज़्यादा ओवरडू नहीं करना है. और उसके बाद महीने के एंड में आप मेंस 3 जो आपका कंपाइलेशन आता है करंट अफेयर्स का, आप उसको देख सकते हो. दैट इज मोर देन इनफ. डोंट गो फॉर मल्टीपल मैगजीन्स या फिर मल्टीपल न्यूज़पेपर्स. ये सब करने की जरूरत नहीं. एक न्यूज़पेपर 45 से 1 घंटा और एक आधा घंटे का आप रख सकते हो प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा. और फाइनली महीने के एंड पे कोई भी चीज़ जो मिस हुआ है उसको आप मेंस के जो आपका मंथली कंपाइलेशन है, विजन का मैं यूज़ करता था, उसको आप देख सकते हो. एंड दैट विल बी मोर देन इनफ. ठीक है. तो आई थिंक इट इज़ डन. हाउ टू कवर GS2, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन. हाउ टू कवर GS2. अगेन GS2 में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं. पॉलिटी है, तो पॉलिटी के लिए बेसिकली लक्ष्मीकांत इज गुड फॉर स्टैटिक वाला पार्ट. उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए आप कि क्या क्या टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, उन पे नोट्स बनाइए. तीसरा चीज़ हो गया, आप मेंस 365 या मंथली कंपाइलेशन देख सकते हो, जैसे कि आपको कंटेम्प्रेरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो न्यूज़ में चल रहा है, क्योंकि उसी पे पॉलिटी पे सवाल बनते हैं. सोशल जस्टिस पे अगेन पॉइंट वाइज पॉइंट आप देखिए कि क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं उस पर, और उसके बेसिस पे आप अपने नोट्स बनाइए. अगेन खुद की नोट्स बनाया था मैंने, तो वो आपको करना है. अगेन उसमें भी आप मल्टीपल सोर्सेज ले सकते हो, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स ले सकते हो, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट है बुक्स हैं उनको आप ले सकते हो, टॉपर कॉपीज को आप ले सकते हो, और इसके थ्रू आपको कंपाइल करना है सोशल जस्टिस का. इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने कोई स्पेसिफिकली कुछ खास नहीं किया था, क्योंकि इंटरनेशनल PSIR मेरा ऑप्शनल भी है, तो उसके वजह से फिर मैंने बेसिकली मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी स्पेसिफिकली कुछ देखने के लिए. लेकिन उसके लिए भी आप जो कंपाइलेशन है उसको देख सकते हो. बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बहुत डेप्थ में कुछ नहीं जाना है, लेकिन सारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, स्पेशली जो मेन जो आपके प्रीलिम्स के बाद और मेंस के पहले वाला जो पीरियड होता है, उसमें जो इवेंट्स हो रहे हैं उनको कवर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप उनको कर लीजिएगा. तो आई थिंक मोर देन इनफ फॉर योर GS2. और उसको ऑफकोर्स यू हैव टू प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो रिपीट करते हैं. और जो स्टैटिक पार्ट है खासकर पॉलिटी का, जैसे अटॉर्नी जनरल हो गया, या आपका फाइनेंस कमीशन हो गया, या फिर आपका प्रेसिडेंट के पावर्स हो गए, वाइस प्रेसिडेंट के पावर्स हो गए, ये सब स्टैटिक पार्ट होता है जो लोग मिस कर जाते हैं. तो इनको मिस नहीं करना है आपको, इनको आपको अपने कमांड में रखना. जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हो, खासकर मेंस का जो होता है आपको, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उन चीज़ों को भी ग्रिप पे रखिएगा. और जो मेंस का स्टैटिक पार्ट होता है, जो प्रीलिम्स का जो स्टैटिक पार्ट आप जो रिवाइज करते हो, वो मेंस के टाइम पे आप मिस मत कर जाना. तो बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है जनरल स्टडीज 2 में. और इसमें वही है कि आपको केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स देने होते हैं, आंसर्स को आपको पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखना है, पॉजिटिव कंक्लूजन देना है. एट द सेम टाइम यू हैव टू इंश्योर कि आपके केस स्टडीज आप दे सकते हो, आप एग्जांपल्स दें, उसमें इंपॉर्टेंट होता है. आर्टिकल्स कोट करना इंपॉर्टेंट होता है, केस लॉज को कोट करना इंपॉर्टेंट होता है. तो उसके आप अलग अलग कंपाइलेशंस बना सकते हो, केस लॉज के, आर्टिकल्स के, केस स्टडीज़ के, जो आप कोट कर सकते हो सोशल जस्टिस के टॉपिक्स पे. और डेटा फैक्ट फिगर्स जो हो गए आपके, उसको आपको नोट करना है, जिससे कि आपका जो आंसर्स हैं, नॉट जस्ट कंटेंट बट ऑल्सो आपके जो आंसर्स हैं वो अच्छे से निकल के आए. और उसके लिए फिर आपको स्पेसिफिकली, खासकर ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मेंस में आपको ये सारी चीज़ों पे फोकस करना होगा. ठीक है. तो आई थिंक ब्रॉडली आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द एरियाज. मतलब आई थिंक
एग्जॉस्टिवली कवर हो गया है। तो विद दिस आई वुड लाइक टू रैप अप माय सेशन, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसके थ्रू आपको कोई स्पेसिफिक क्वेरी है या कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हैं वहाँ पे। और मैं वहाँ पे भी डालता रहता हूँ कंटेंट, या फिर जो भी मेरा इनपुट्स या जो इनसाइट्स मुझे लगता है कि शायद रेलिवेंट हो सकता है आपके लिए, तो वो मैं करने की वहाँ पे कोशिश करता हूँ। और आई विश एवरीवन बेस्ट ऑफ लक for their preparation. It is not a very hard examination as such, but it does require consistency and hard work for a larger duration of time. अगर आपके पास वो है, patience है आपके पास, तो I think it is certainly an examination that you can certainly crack. तो उस पॉजिटिव स्पिरिट के साथ, उस ऑप्टिमिज्म के साथ आपको इस एग्ज़ाम को अप्रोच करना है। और डू नॉट मेक दिस एग्जामिनेशन determinant of your personality, a determinant of who you are as a person. Always, remember that the failure will always come, and a lot of people will fail in this examination despite giving attempts. But it is important to always be positive, take the positive things out of this examination. And for example, even if I had not been in this list, I would still have taken positive things out of this cycle of this entire preparation, which had changed me as a person. So I think that optimism is important, that nothing that happens in your 20s will determine your future career as such. It is just a small blip in the larger trajectory of your career. So just take that as a positive, in a positive spirit, and I think you would do well, not just in this examination but also in life, right? With this, I would like to thank everyone. I would also like to thank UPSC Time for giving me the opportunity and this platform to interact with all of you, and I hope that you perform well in this examination. Thank you. Good evening.